नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम सिंह। बिहार की सियासत कुछ अलहदा रंग दिखा रही है क्योंकि लगातार बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव की लहर दिख रही है और लगातार जिस तरीके से तेजस्वी यादव की युवा जोश में लालू प्रसाद यादव के जो है जो जनसभा करते थे उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और काफी चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार की सियासत में कई और अहम मुद्दे को लेकर जिक्र हो रहा है कि ईवीएम का मुद्दा किस तरह से वहां पर गिरफ्तार होगा। और हमने भी बिहार को बड़े करीब से देखा है क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया और लोगों का क्या था हमने अपने नेशनल इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाया है। और जाहिर तौर पर इस बात से हमें कहने में कहीं गुरेज नहीं होगा कि किस तरह से वहां पर जो सियासत है, जो हवा हवा है, जो तेजस्वी यादव की लहर है, वो साफ तौर पर वो उमड़ती भीड़ जो है वो दिख रही है। इसी मुद्दे पर आज हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। तो पहले मैं अपने मेहमानों से सबसे पहले मैं सुधांशु सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यू से है, वो हमारे साथ मौजूद है। और दूसरे महेश दुनिया सर जो सीनियर एडिटर जो है सीनियर एडिटर रहते हैं कोबरा पोस्ट के, वो हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों जय का हिंद दोस्तों, जय हिंद जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपके दर्शकों को जय हिंद। सर, चर्चा की शुरुआत में और मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ कि बिहार के दूसरे चरण का मतदान इस बीच कई मुद्दे बनाए जाने की कोशिश की है, खासकर ईवीएम के मुद्दे और कई सारे इसको लेकर एनडीए के द्वारा बनाए जाने। आपको क्या लग रहा है कि इन मुद्दों का मेरी आवाज अभी भी इको हो रही, पूरा वापस ही आ रहा। चलिए, कुछ तकनीकी खामियां की वजह से हमारा संपर्क जाना चाहूंगा। सर, आपको क्या लग रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर जो 3 नवंबर को होने हैं और इस बीच कई अहम मुद्दे बनाए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ईवीएम का मुद्दा तरीके से भुनाने की कोशिश हो रही है? थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, सुन पा रहा हूँ सर। एक तो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं और दूसरा आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में जो कुछ भी हुआ है वो अपने आप में वाकई कई बातें कह जाता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चय ही तेजस्वी ने इस चुनाव को जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों के इर्द गिर्द ही वो लाने में कामयाब रहे हैं। और जैसे कि आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है और लोग भी कुछ स्वतंत्र जो मीडिया चैनल है, चाहे यूट्यूब के जरिए वो काम कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही बताती कि बिहार के जो मतदाता है उनमें बड़ी बेचैनी इस समय, बड़ी व्यग्रता है और वो एक बदलाव चाहते हैं। और वो नीतीश सरकार को गरिया भी रहे हैं, उसको धिक्कार भी रहे हैं। खासकर जो कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों का इन माइग्रेशन हुआ बिहार में, किस तरह से वो रास्ते में उत्पीड़ित हुए, पुलिस ने उनको पीटा है, कई लोग भूखमरी के शिकार हुए, रास्ते में दम तोड़ा है और वहां पहुंच के भी उनको कोई ऐसा आजीविका का संसाधन नहीं मिला। तो ये मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव की ये पॉल स्ट्रेटजी है जो इन्होंने रोजगार के मुद्दे पर सारे जो है चाहे जो भी बड़े विपक्षी दल हैं उसमें एनडीए विपक्षी सबसे बड़े दल है, साथ में जो पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद और फिर उसके बाद दूसरा, क्योंकि 4-5 फ्रंट इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा और आपके ओवैसी साहब के 3-4, दो एक फ्रंट इनका है, एक इनका पप्पू यादव। तो ये इन सबको एक इस पर मुद्दे पर घेर के रख दिया है। अब कोशिश भी की जा रही है, भाजपा कोशिश कर रही है कि 370 का वो फायदा उठाएं और कह रहे हैं कि भाई अब जो है बिहार का युवा कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है। इन भले मानों से पूछे भैया
1998 में जब वहाँ से कश्मीरी भगाए गए थे 1989 में, तब आप कहाँ थे? और उसके बाद आपकी ये 6 साल आपकी सरकार को हो गए, 5 साल आपकी वाजपेयी की सरकार को हो गए, तो पहले कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहाँ बसा लो, अभी सवाल करे कोई। लेकिन यदि लेकिन चूंकि अब विपक्ष भी वैचारिक रूप से इतना समृद्ध या इतना बोल्ड नहीं है कि इन मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर या ऐसे इलेक्शन के माहौल पर वो खड़ा कर सके, तो एक तो जो एक और साथ में नीतीश जी के उस पर भी बड़ी हताशा नजर आ रही है। वो वही जरूर बयान बक रहे हैं और लालू यादव जी की फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा किए हैं, जबकि वो अपनी फैमिली के बारे में या और लोगों के बारे में नहीं बता रहे हैं कि वो उनके यहाँ कितने कितने बच्चे हैं। तो ये जो मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही थी, तेजस्वी की सबसे बड़ी खुशबू है कि वो मुद्दों पर वापस ला पटक रहे हैं सारे। तो एक बात, अब मैं आता हूँ ईवीएम पर। तो ईवीएम पर तो शुरू में ही पहले चरण में ही डाउट हो गया है। आपके जो है कई जगह आपके मुंगेर, अरवल, गया, नवादा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ यहाँ पर ये गड़बड़ी नजर आई है, कई जगह जो है वो ईवीएम काम ही नहीं कर रही थी, पोलिंग चल रही है, काम नहीं कर रही, 3 घंटे तक ईवीएम ने काम नहीं किया। तो ये ईवीएम का खेला तो है शुरू। जैसा मैं आपको अनौपचारिक रूप से बातचीत करते ही बता रहा था, जो मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस इसको पहले त्रिशंकु की स्थिति में लाना चाहती, जो रिजल्ट होगा है ना, त्रिशंकु की स्थिति में लाना चाहती है। अगर त्रिशंकु की स्थिति में लाएगी तो आरएसएस अपनी सरकार बना सकेगी, और निश्चय ही उस सरकार में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू शायद ना हो, है ना। ये अब आगे क्या हो सकता है क्या नहीं सकता है, उसको परम्यूटेशन जो भी बनेंगे वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चय, और दूसरी बात, अभी दूसरा जो ट्रेंड हमको दिख रहा है, जो अभी जो ओपिनियन पोस्ट दिखाए जा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मैं गोदी मीडिया ही कहूँगा, वो आरएसएस की सरकार बनते ही दिखा रहे हैं। 130 से ऊपर ही उनको ना क्लीन चीट दे रहे हैं। और जबकि जबकि तेजस्वी यादव की जितनी भी इलेक्शन रैलियां हैं, और वो इलेक्शन रैली बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कभी 10, 12, 15 इस तरीके से इलेक्शन रैली कर रहे हैं, तो उसमें भीड़ ज्यादा दिखा रही है। और इनके उसमें चेहरे पर मतलब एनडीए के जो है इलेक्शन कैंपेन में जो चेहरे पे इनके हवाइयाँ उड़ रही हैं, और इसीलिए वो बधावास की बातें भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई अब ये तो आप कह नहीं सकते हैं दूसरे चरण का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो ये अपने आप में मतलब कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ लगता है कि आप चलते हुए इलेक्शन में आप ओपिनियन पोल की इजाज़त दे रहे हैं, जबकि ओपिनियन पोल नहीं होनी चाहिए, कि इससे आप जो है किसी भी पार्टी के पक्ष में, मतलब एक तरह से ये इलेक्शन कमीशन मीडिया के जरिए लोकतंत्र का बलात्कार करवा रहा है ना। दिस इज एब्सर्डली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस और एब्सर्ड है ये, कि आप जो है सारे मतलब की नैतिकताओं को दरकिनार करके जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र के लिए जो है नुकसानदेह हैं। और आप एक जो साफ सुथरे चुनाव होने चाहिए वो ऐसे में संभव नहीं है। सुधांशु सर, मैं आपसे समझने की जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है आपको जो पहले चरण, क्योंकि वो भी काफी जो है मतलब लगाया जा रहा है, लोक नीति का भी उसमें भी साफ तौर पे जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जो है एनडीए के पक्ष में। आप दूसरे चरण में मतदान होगा, वो किस तरह के माना जाएगा? देखिए, एक तो सर ने बोला ही है, उस पे मैं क्या मोदी मीडिया के सर्वे बिहार चुनाव के अंदर, और 2015 में तो 1 बजे दिन तक ये सरकार बनवा रहे थे, जबकि वहाँ ईटीवी बिहार जो है 11 दिन से ही बता दिया था कि ये चैनलों के ऊपर खास करके आज के डेट में कोई विश्वसनीयता नहीं रखती है किसी चैनल की। तो उनके सर्वे में और उनकी बातों के ऊपर एक जो भी चैनल
और मीडिया को नजदीक से देख रहा है, सब पता है, ध्यान मत दीजिए। ये दरअसल कहते हैं कि जो पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं उनके ये अगवा पार्टी है। तो एकदम इनके संदर्भ में या इनकी जो होती है, खास करके बिहार के संदर्भ में, और ये बात होते आए हैं, बात नहीं। जो महत्वपूर्ण बात है कि मेरी समझ जहाँ तक है, जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए बेरोजगारी का मुद्दा आज बना है, लेकिन पिछले 5 सालों में बड़ी नाराजगी धीरे धीरे करके बिहार की जनता के मन में बीजेपी और जेडीयू अलायंस के प्रति उठी। बिहार का जो जैसे कहते हैं बिहार के जो मतदाता है वो कई सारे मुद्दों के ऊपर वोट करते हैं, और ऑलवेज पॉलिटिकल समझदारी, अगर आप राजनीतिक समझदारी के मामले में बिहार की जो मतदाता है, बिहार की जो जनता है, वो अन्य राज्यों से काफी आगे है। इसमें कोई किसी को ये नहीं होना चाहिए, बार बार इसको प्रूव करके दिखाया है बिहार के वोटरों। अभी आप देखिए कि जो पहला झटका है, नीतीश जी ने जब पाला बदला, वहां पर एक बड़ी नाराजगी उस दौर से है। वो कई बार लोग कह देते हैं कि जो राजद के मतदाता हैं उनके अंदर नाराजगी, ऐसी बात नहीं है। जो जेडीयू के मतदाता थे उनके अंदर भी थोड़ी नाराजगी थी कि भाई जब आपने वोट मांगा अलायंस मिल, उसमें जो चुनाव के मुद्दे थे, आरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना था। उसके बाद आप उसी पाले में टेस्ट कर रहा था, और बाकी की दुनिया जहां की डीएनए में जब नीतीश जी का बताया उसको बिहार के डीएनए की खोट ने उसको स्वीकार किया और कहा हमारा अपमान। वही नीतीश जी जाके के गोद में जब जाके बैठ गए तो होकर सपोर्ट किया था। वो नाराजगी खत्म नहीं, उस दौर से चली आ रही है। और आप के मतदाता हैं वो भी पलटू मार का जब बात आती है, किसी का देखिए बात आती है तो उस चीज को स्वीकारते हैं कि मतलब विश्वसनीयता इधर चले जाएंगे, इसको लेकर संकट, ये तो कहते हैं वो लोग भी। दूसरी बात देखिए, नीतीश जी ने शुरुआती 5 साल में बेहतरीन काम करके दिखाया था, उसमें नो डाउट। और हम लोग जैसा एक्सपेक्ट, जैसे बिहार जैसे थोड़ी सी समृद्धि नहीं राज्य में, इसके हिसाब से जो संसाधन उपलब्ध है, संसाधनों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल अपने 5 साल के पहले कार्यकाल में नीतीश जी ने करके दिया। बाद में वो फिर वही जो राजनीतिक बाजीगरी है, वो सारा चीज मतलब कह सकते हैं से उनको बहुत मौका दे दिया है। इन 15 सालों में 1.5 साल सवा साल जेडीयू के अलायंस ही चला। वो ये कहते थे कि भाई राज्य में हमारी सरकार रहेगी तो राज्य आएगी, राज्य में विकास होगा, कहीं पर दिख नहीं रहा। और जो अब तो हुआ, देखिए एक ही जगह गड़बड़ हुई ना, लोकसभा के चुनाव कह सकते हैं कि जो हम जो बातें आज कर रहे हैं नहीं दिखा, उसकी एक अलग वजह है। इधर के चुनाव के मायने में और हर राज्य में दिल्ली में दिखा, दिल्ली में 7 सीट लेकर गई, और जो है राज्य लगभग माहौल जो है। तो पहला रीजन तो मैंने वो बता दिया उसकी नाराजगी है। दूसरा जो है कि कोरोना के समय देखिए रोजगार वगैरह तो पूरे के देश में मतलब बहुत खराब हालत है कि भाई 45% सारे आंकड़े रिपोर्ट सबके सामने। और वो एक पहले क्या होता था कि चीजें लोगों के घर तक नहीं पहुंची थी, तो मतलब एक दूसरे का हम सुनते थे कि भाई जेट एयरवेज बंद हो गया, उसके कर्मचारी परेशान हैं, तो उसमें दूसरे लोग हंसते थे, एयर इंडिया तो परेशानी में है, बीएसएनएल के कर्मचारी परेशानी में है, तो लोग परेशान उसको सोचते थे कि भाई हमारे तक तो बात नहीं। लेकिन जो इन्होंने केंद्र सरकार की जो भागीदारी रही और उसमें बिहार सरकार की जो भागीदारी, तो उसका एक बड़े पैमाने पर बिहार में रोजगार ही, इसलिए आप देखेंगे बिहार के लोग क्या करते हैं, वो चीजें मुख्य उनका उद्देश्य क्या रहता है, किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए। पहला प्रयास बिहार का हर बच्चा करता है जो थोड़ा पढ़ लिख लेता है, और जब सरकारी नौकरियां नहीं मिलती या जो नहीं पढ़ लिख पाए वो दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर। अभी क्या हुआ, इन दोनों ही चीजों के जो नौकरी है वो मिल नहीं रहा है। बच्चों ने आंदोलन भी करे, जो निजी संस्थान जो सरकारी रेलवे में आपको मैं बताऊं बिहार
करने जब आएगा, आप घूमने होंगे, आप करते होंगे, तो वो रेलवे की बात करता है, वो एसएससी की बात करता है, और सरकार रेलवे बेचने में लगी है और साथ है, तो एसएसबी की नौकरियां, एसएससी की तो जो यही सब उसी में जाएगा ना। और अन्य तरह के रोजगार जो सरकारी वो मिल रहे हैं, इसमें जो शिक्षक लगाए गए उनको पूरी सैलरी दी नहीं जा रही। हुआ ये है कि एक बड़े स्तर पर जो युवा है, और अभी आज के डेट में लोग कह रहे हैं 50% से ज्यादा जो यूथ वोटर है वहां पर, और उनके लिए क्या चाहिए, वो 5-5 साल 6 साल तैयारी कर रहा है, एसएससी का फॉर्म भर दिया, यूपीएससी के फॉर्म भर दिए, और बीपीएससी का एक रिजल्ट आने में 5-5 साल लग रहे हैं वहां। तो अब ये एक अद्भुत सी चीज है कि क्यों ऐसा किया जाता है। तो उसकी एक नाराजगी बनी, और वो नाराजगी तब ज्यादा हो गई जब कोरोना की वजह से लोग निजी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, अलग अलग से बाहर जाते, उनको वापस होना पड़ा और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि देखिए भावुकता और सम्मान, बिहार ने लालू यादव को 15 साल जब तो कहते हैं कि जंगल राज और दुनिया जहान, बिहार की जनता ने लालू प्रसाद को जो अपना मुख्यमंत्री था, उसकी वजह ये थी कि बिहार की जनता सम्मान की लड़ाई लड़ती है, और जब भी आप उसके सम्मान पे ठेस पहुंचाएंगे वो रिएक्ट करेंगे। और नीतीश जी ने कोरोना काल में मतलब कोई जाति वाति की बात नहीं है, कोरोना काल में जो भी मजदूर या श्रमिक शहरों में काम कर रहे थे दूसरे राज्यों में जाके, ये सच्चाई ये सबके सामने है कि भाई आप राज्य में नहीं आ सकते। राज्य का मुख्यमंत्री ये बात कैसे कह सकता है कि आप हमारे राज्य, उसका अपना घर है, मैं अपना घर वापस, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री का ये कहेगा कि राज्य में वापस नहीं जा सकते, कोई भी कारण हो, बुरा लगेगा। और वो लगा वो 40 लाख लोग लौट कर गए हैं, और उन 40 लाख लोगों में 10 लाख लोग पैदल चल कर गए, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की यात्रा कर। तो कोई नीतीश जी इस भ्रम में थे कि भाई चुनाव आसानी, और अगर मैं तो ये कहना चाहता हूँ उन्होंने याद रखा, ये अच्छी बात के साथ जो हुआ अमानवीयता। आप सोचिए कि प्रेग्नेंट महिला पैदल चल रही है, 4-4 5-5 साल की बच्चियां जो है सड़कों पर खाली पैर पैदल चल रही हैं, तो मैं ये, और आप जो है वहां पर आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, और उसके बाद आपके पास अपनी कमियां छुपाने, आप मजदूर के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, शर्मिंदगी महत्वपूर्ण था वो। और कोई भी वैश्विक स्तर पर जिसने देखा होगा, जो लॉकडाउन किया गया मतलब हड़बड़ी में, जिसका कोई नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, और उसका जो सबसे ज्यादा खामियाजा जो इस देश के गरीब, तो अब आप सोचिए कि उसका रिएक्शन तो होना, वही रिएक्शन है, वो एक बड़ा रिएक्शन है कि जो 40 लाख लोग घर में जाकर बैठे हैं, वो वापस से बहुत कम लोग वापस आए, वो अपने घरों में बैठे हैं, तो आज भी अपने रोजी रोटी की चिंता है, और कोई उसको कह रहा है कि तुमको हम 1 किलो चना दे रहे हैं और 5 किलो चावल दे रहे हैं, उससे तो ये एक सबसे बड़ी नाराजगी। इसलिए अब लोगों को चिंता भी है कि मान लीजिए कोई ऐसी सरकार जो पीछे चली आ रही है, जिन 15 सालों के अंदर उन्होंने जो परफॉर्म करके दिखाया, अब उनका विश्वास खत्म हो गया। जैसे अभी जब रोजगार की बात है, जैसे रोजगार एक मुद्दा है और सबसे बड़ा रोजगार में जो तेजस्वी ने कहा, उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, और उससे आगे बढ़ के बीजेपी ने अपने का वादा किया, उस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ये सारे काम करने के लिए 15 साल का समय दिया गया, और उन 15 सालों में आप ऐसा करके नहीं दिखाए, अब आप जनता जो है उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो युवा 50% से ज्यादा युवा है, और ये लगातार चुनाव में निकल के भी आ रहा है। तो युवा जो वर्ग, मैं लौटूंगा आपके पास, आपने बात रख रहे हैं और लेकिन सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जब तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात एनडीए की तरफ से सभी करने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद जब घोषणा पत्र जारी किया, खुद 19 लाख रोजगार देने की बात कही, क्या वजह हो सकती है, कैसे मतलब किस तरह से ये सियासत में होड़ लगी हुई है नौकरी? देखिए एक किस्सा है कि कहते हैं पुरानी कहावत है, कान कौवा ले गया। जो समझदार लोग होते हैं, अगर उनसे कहा जाए कान कौवा ले गया,
तो वो कान को देखेंगे, कान सही सलामत है या नहीं है। जो ना समझ होंगे कौवे को देखेंगे, यार वाकई कौवा ले गया। तो जो इस समय एनडीए की या जो उनकी हालत है, मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है कि अमूमन ऐसा होता है कि जो आरएसएस की जो चुनावी मशीनरी है, जो इलेक्शन मशीनरी है, बहुत पावरफुल है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसका दखल है, और ग्राउंड लेवल पर तो है ही कि आरएसएस का कैडर हमेशा खड़ा रहता है। वो दिन रात एक कर देगा अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लेकिन अगर पार्टी से अगर उनको सहमति मिल गई है कि भाई इसको जिताना है, तो जिताने के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी, और बीच में आपने गौर किया होगा कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बड़े बड़े नेता थे पूरी तरह से नदारद थे। बल्कि एक दो महीने पहले मैं कहूँगा, जो जो उस समय रोता बिलखता अपने जख्मों को जो सहलाता बिहार था, उनके मुंह पर जो है मोदी अमित शाह जी ने जो है एक तरह से तमाचा जड़ा था वर्चुअल रैलीज करके। और सुनने में आया है, जो मतलब कि मेन मीडिया ने तो कवर किया नहीं, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, सोशल मीडिया है, कि एक रैली में इन्होंने लगभग करोड़ सा करोड़ खर्च किए थे। तो अब यहाँ से इनकी 2-3 महीने में यात्रा देख लीजिए, तो अब विवश होकर के इनको जो है प्रधानमंत्री को उतारना पड़ा है। और नड्डा साहब उतरे हैं। नड्डा साहब के पास अपनी जो केंद्र सरकार की सो कॉल्ड उपलब्धियां हैं, कश्मीर को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, इनके अलावा इनके पास कुछ ऐसी उपलब्धि नहीं है जो बिहार की रोटी कलपती तड़पती और जो भविष्य की अनिश्चितता देख रही है कि आने वाला भविष्य उनके लिए क्या लेके आएगा, वो निश्चित नहीं है। रोजी रोटी लाएगा या उनको भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे प्रोफेसर सुधांशु जी ने बताया है कि 40 लोग मतलब कि वो वापस माइग्रेट होकर के, मजबूर होकर के अपने गांव देहात शहरों में बिहार वापस गए हैं। तो वो पब्लिक, और उसमें ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसमें अधिकांश जो है वो युवा वर्ग है, मतलब कि वोट करने वाला है। और इस बीच में जैसे ही लॉकडाउन अनलॉकडाउन हुआ, मतलब लॉकडाउन खुला और औद्योगिक या बिजनेस गतिविधियां बढ़ाई गई, केंद्र सरकार ने स्टिमुलस भी दिया, पैकेजेस भी दिया, लेकिन मैं वही मीडिया में देख रहा हूँ कि कई इंडस्ट्रीज बिल्कुल ठप हो गई, क्योंकि उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा है। वो स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा है क्योंकि वो लेबर अपने गांव से अभी वापस नहीं आया है ना। और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बिहार के मजदूरों का है। तो अब इनके पास क्या है, तो आप 10 की जगह 19 लाख कहेंगे। अब उसमें भी ये क्लियर नहीं है कि 19 लाख ये किस तरीके का रोजगार होगा। ये पकौड़ा तलने वाले छोरी वाला रोजगार होगा, या फिर वो गोबर गैस या गोबर से चाय बनाने वाला रोजगार होगा। अभी ये कुछ क्लियर नहीं है। तो जब, लेकिन वहीं मैं देख रहा हूँ कि इस मुद्दे पर तेजस्वी बहुत मुखर हैं और शुरू से मुखर हैं। उन्होंने ये पल्स पकड़ ली है कि इस समय अगर इलेक्शन में कोई बड़ा मुद्दा बन सकता है, वो रोजगार का मुद्दा बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, जो संसद के चुनाव हैं, अक्सर वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अब उन मुद्दों का भले ही वो लौकिक हों या कम्युनल हों, है ना, या सांप्रदायिक हों, लेकिन जो राज्य स्तर के जो चुनाव हैं, वो अमूमन राज्य स्तर के ही मुद्दों पर लड़ा जाता है, और उन्हीं मुद्दों के आधार पर ही उस जीत या हार निश्चित होती है। तो मुझे लगता है कि जब इनके पास कुछ ऐसा ठोस देने के लिए नहीं था, तो इन्होंने 10 की जगह 19 का। और उससे पहले तो आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। तो मैं तो देख रहा था एबीवीपी का शायद वो इंटरव्यू था, तो मोहतरमा उनको इंटरव्यू कर रही थी अमित शाह को 15 लाख के जुमले पर। तो उन्होंने कहा कि जुमला था 15 लाख का। तो अब ये तो मेरे जैसे, जब मैं ज़्यादा मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आज का युवा और वोटर बहुत एक्टिव है। तो
ये तो वायरल हुआ ही होगा और वो लोग जानते होंगे कि भाजपा बेसिकली जुमला पार्टी है। और दूसरी बात वो, अब बेसिकली इसमें एक फैक्टर और आ रहा है कि नीतीश कुमार कहीं एनडीए के प्रचार में वो प्रोमिनेंट चेहरा नहीं दिख रहा है ना, जैसे कि पहले के चुनाव में था। और हालांकि नीतीश कुमार को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यही हैं, लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार के भावभंगे में देखिए, साथ में मोदी जी का वो देखिए, आप भाषण सुनिए, कहीं नीतीश का जिक्र नहीं है, कुछ ऐसा जिक्र नहीं है कि कहीं पर लग रहा है कि हाँ भाई ये गठबंधन को साथ में आगे ले जाएंगे। तो अभी तो अब आगे आने वाले घटनाक्रम ही बताएगा कि जनता किस तरीके से रुख लेती है। अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, पॉल पंडित से कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ईवीएम का जरूर, जिस तरह से अगर सुधांशु जी ने सही बात की, 1915 में जो 15 के चुनाव हुए थे, 2015 के चुनाव में तो जो जो आपके जो पॉल थे, ओपिनियन पॉल थे, वो उसके परिणाम जो है वो उलट रहे, जो वास्तविक परिणाम थे वो उलट रहे। तो उसमें आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी थी, जिसको फिर नीतीश जी ने तोड़ करके फिर वो एनडीए की झोली में चले गए थे। तो कहने को एक फैक्टर ये भी है, लेकिन अगर मैं कहीं पर भी सही ढंग से सोच पा रहा हूँ तो ये आरएसएस या जेडीयू के लिए भी ये जन्म मरण का सवाल है। और एक तरह से मोदी की जो कोरोना पॉलिसी है, लॉकडाउन की का और लॉकडाउन की है, उसकी भी एक तरीके से अग्नि परीक्षा है। और अगर आरएसएस इसमें हार जाता है इस अग्नि परीक्षा में, शायद ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इसलिए जैसा मैंने कहा था कि आरएसएस के हलकों में राज्य के विधान ये त्रिशंकु को विधानसभा की स्थितियां बन सकती हैं। तो संभावना ये भी हो सकती है। मैं नहीं जानता हूँ, जितनी मेरी सीमित जानकारी उस हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। सुधांशु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उठापटक हुई है, उसका बिहार की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि खासकर बसपा जो है कुशवाहा के साथ गठबंधन में है, क्या लगता है? नहीं नहीं, उसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें देखिए, जो जिस पहचान की और बसपा वहां वोट मांग भी रही, वैसे तो बिहार में बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है बसपा का। पहले हुआ करता था, पर पिछले सालों में बिल्कुल मायावती जी ने जो है बीजेपी के साथ जुड़ने वाली भूमिका नहीं कह रहा हूँ मैं, जो सोशल जस्टिस वाली भूमिका के ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग भी थोड़ा सा अजीब है, खास करके अभी हाथरस वाले उसमें देखिए वहाँ क्या भूमिका थी। तो जो उनका जो वोट बैंक हो सकता था या आधार पे वो मांगने गए, उसमें वो ज्यादातर वोटर वो हैं जो को नहीं पसंद करेंगे, जो अभी, तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने नहीं जा रहा जहाँ तक समझ है। नॉर्मली भी बीएसपी का कोई इतना ज्यादा अब इम्पैक्ट नहीं रहेगा यार। और अभी देखिए, एक चीज जो समझने की जरूरत है कि चाहे कोई भी मीडिया क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, वो दिखाते रहे, पर जो इवन जो सर्वे भी इन्होंने करे हैं, स्कोप छोड़ रखा है कि 14% लोगों ने अभी तक बताया नहीं है कि किसको वोट करेंगे। मतलब आप देखेंगे जो पहला आया था इसमें 14% लोग वो हैं जिन्होंने ये तय खुद कर लिया है कि वोट देंगे, लेकिन किसको देंगे बता नहीं। और 10% लोग हैं जिन्होंने अभी तय ही नहीं किया है। तो मेरी समझ ये है, आप रखेंगे, पहले भी जब लालू जी जीतते थे तो लोग परेशान हो जाते थे, और लालू जी कहते थे, पहले से भी कहते रहते थे कि जो है मत पत्र से जो उससे जो है जिन निकलेगा, मत बॉक्स जो है उससे उससे जिन निकलेगा, वो जिन निकलता था। वो लोग थे जो साइलेंट रहते हैं, वो खुल के बोल इसको नहीं वोट करेंगे। वो अलग बात है कि धीरे धीरे करके वो माहौल नहीं रह गया है कि जो जो हमारे जो दलित जातियां हैं या जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो लोग पहले डरते थे, हालात नहीं है। अब लोग बोलते हैं खुल के, और आप रैलियों में देखेंगे बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं, फल्ला को वोट देंगे और फल्ला को वोट देंगे, उसकी वजह बता। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ उस परसेंट को जब मैं एनालाइज करता हूँ, तो मेरी समझ ये है कि उनमें से ज्यादातर वो है जो मुसलमान। और उसकी वजह ये है, देखिए पिछले चुनाव तक
छवि थी कि मुसलमान उनको वोट पर इस बार एनआरसी और सीएए के अंदर जो नीतीश जी की भूमिका रही है, उसके बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि इस बार मुसलमान उसी उसी पैमाने पर उसी तादाद में वोट करेंगे, क्योंकि ये नहीं लग रहा। ठीक है, और आप देखिए पूरे बिहार के चुनाव के अंदर वो सारे मुद्दे भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, धारा 370 वो ये खूब कोशिश कर रहे हैं। ये शुरू में ही जो पहला इलेक्शन था, मतलब जब फिजिकल कैंपेनिंग का, तो इन्होंने कहा भाई गिनती गिनाने लग गए कि 300 आतंकवादी आ जाएंगे, और लोगों ने मजाक उड़ा दिया कि भाई 300 आतंकवादी 300 ही आएंगे कि 305 आएंगे। तो इन्होंने वो तमाम कोशिशें ये कर रहे हैं कि जिसको अलग रंग दिया जाए। बार बार कोशिश की जा रही है कि भाई लोगों को ये याद दिलाया जंगल राज, प्रधानमंत्री स्वयं जो है कि जंगल राज का युवराज। लेकिन एक चीज की देखिए, जो मैं बार बार एक चीज के ऊपर बात कहना चाहता हूँ, कास्ट वाला जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ। सवर्ण राजद को वोट देगा, ये मानना अपने आप में बहुत टफ हो सकता है कि यंग पीढ़ी जिसने मतलब पुराना दौर शायद नहीं देखा है, उनमें एक उत्साह होगा, युवा नेता है, तेजस्वी युवा नेता है, तो उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है। लेकिन मेजर चंक आज के भी जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, सवर्ण श्रेणी के लोग हैं, उनका तो जाना बीजेपी को है, वो बीजेपी के वोटर हैं आज के। कांग्रेस जो भी, कांग्रेस ने चूंकि काफी सारे सवर्ण कैंडिडेट उतारे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है कि जहां जहां सवर्ण कैंडिडेट होंगे वहां पर सवर्ण जो है कांग्रेस को वोट कर देगा, क्योंकि राजद ने बहुत कम सवर्ण कैंडिडेट को अभी भी, ऐसा नहीं एक बड़ी मात्रा में कैंडिडेट दिया है, लेकिन उसका एक असर हो सकता है। तो जो अभी जो लड़ाई फंसी है, या जो आप कह सकते हैं कि मतलब ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो उसकी एक बड़ी वजह तो वही होगा कि जो जातीय समीकरणों में कितना आगे कितना निकला है वोट करने, ये एक मेरी समझ ये है कि जो एमवाई इंटैक्ट है और इस बार ज्यादा मजबूत होगा। आगे एक कदम बढ़ के आपको कहना चाहता हूँ, मतदाता है वो ऑलमोस्ट मुझे जितनी समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितने लोगों से मैंने बातचीत करी है, यादवों में भी ज्यादा संख्या होगी जो एक सूचना जो लोग दे रहे हैं कि जब जेडीयू और राजद का अलायंस हुआ था, उस समय जो अत्यंत पिछड़ा का जो, चूंकि नीतीश जी ने 2-3 डिवीजन किए थे, अत्यंत देखिए वहां पर एक बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पहले से ओबीसी के लोग हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 करके हम लोग बोलते हैं, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा और तो ये काफी लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था, मतलब 2-4 महत्वपूर्ण जाति हैं ओबीसी के अंदर, यादव, कुर्मी, कोयरी, उसके अलावा अन्य जो है पिछड़ी या पूर्णिया को अत्यंत पिछड़ी जाति हैं वो नीतीश जी के साथ। उसी तरीके से उन्होंने दलित और महादलित किया था, पहले तो केवल जो चमार और पासवान जाति है उसको छोड़ के बाकी सबको उसमें महादलित में डाला था, और बाद में जो है केवल पासवान बच गए। तो वहां पर भी जो वो लोग जो राजा जब हुआ, तो उसके बाद उनमें से लोग कह रहे हैं कि काफी लोग राजद के साथ इस बार वापस जेडीयू के पास नहीं आए। उसकी एक दो वजह ये, जैसे शराबबंदी की वजह से पासी जो शराब तार से जो उतार कर का उनका पूरा व्यवसाय है और उनसे परिवार उनको नुकसान हुआ। नीरा जो दलितों में एक जाति है जो इनके साथ नहीं आई, और भी ऐसे कर करके जो दूसरा एक देखिए पूरा चुनाव प्रचार को उठा के एक होता है भीड़ का आना जो लाया जाता है बसों में भर के, बिहारी देकर, अन्य तरह के प्रलोभन देकर, वो भीड़ की, उस भीड़ को आप माने या ना माने वोटर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, चुनाव का जब अवसर आता है तो अभी कमाने की स्थिति में बनाते हैं चलो। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ वो की रैलियों में आ रहे हैं, मैं लास्ट कर रहा हूँ सदा, जो जनता तेजस्वी की रैलियों में आ रहा है वो जोश है जो 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की रैलियों में आने वाली जनता, वो चीजें दिखा रही है कि चाहे मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, लोग बहुत दिल से चाह रहे हैं कि इस बार जो है सरकार नीतीश जी सर। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है खरीदी हुई भीड़ है,
इसको कैसे देखते हैं आप? मैं वही बता रहा, देखिए खरीदी हुई भीड़ जो होती है नारे नहीं लगाती है, तेजस्वी नहीं करती है, वो तेजस्वी से मिलने के लिए और नहीं लगाती है, तेजस्वी को घेरने के लिए नहीं जाती। आप देखिए नहीं हो रहा है वहां पे, मतलब एक बार तेजस्वी कहते हैं दोनों हाथ खड़ा करो, उसे बस में भर के लाया गया है या 500 रुपया या 1000 रुपया दे के लाया गया है, उसको बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि हम एक हाथ खड़ा करें, दो हाथ खड़ा करके, वो फॉर्मेलिटी के लिए आएगा बहुत जल्दी। समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए कि जो लाया हुआ भीड़ होता है, आपने बोला है कि 11 बजे की रैली है तो भागने लगेगा, लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं है, वो आ रहे हैं बड़ी आश लेकर आ रहे हैं कि शायद, और देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक है सरकार से नाराजगी और दूसरा नई सरकार के द्वारा दी गई आश, दूसरे को ये कर रहे हैं। और तेजस्वी ने बेहतरीन काम करके दिखाया है सद्दाम, वो ये है कि लगातार मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से टाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब उनको कहा गया जंगल का युवराज, जी ने कहा, और उसमें एक पर्पस था कि भाई पिछले 15 साल लालू जी के शासनकाल का 15 साल का जो भय है जिसको ये लोग अब तक बताते हैं, तो उसमें मैंने देखा, मैं गौर कर रहा था कि क्या रिप्लाई तेजस्वी का आता है। बहुत सरल सा उन्होंने आंसर दिया तेजस्वी जी ने कि भाई मोदी जी इस पे क्यों नहीं बात करते हैं कि भाई केंद्र की सरकार राज्य में भी, आपकी सरकार तो इस राज्य को विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, मैं युवराज हूँ नहीं वो ये प्रधानमंत्री बोल सकते, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जबकि पहले जो पॉलिटिकल आप देखिए, जो दिल्ली में चुनाव हुआ, कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं कुछ, लगातार उसी तरह की कोशिश, और वो नीतीश के ऊपर भी पहले जिस तरह का चाचा या जो व्यंग वगैरह होता था उसको साइडलाइन कर रहा है, वो बोल ही नहीं रहा उस मुद्दे के ऊपर, वो लगातार सबको घुमा के ये ला रहा है कि भाई हम गरीब क्यों हैं, हमारे लोगों को रोजी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ पढ़ाई, वो देखिए नारे हैं पढ़ाई और सिखाई, तो पढ़ाई दिवाई, ये और ये बिहार की मजबूरी है। जो लोग ये सोच रहे हैं भावुकता का नहीं है कि बिहार में आप भावुकता बेचने जाएंगे, लोगों के पॉकेट पर अटैक हुआ है, जब आप दुख ज्यादा होता है। और आज बिहार की उसको रोजगार चाहिए, उसको खेती, हाँ आज के डेट में जो किसान है, क्योंकि ये जो अभी पूरा किसानों वाला मामला चला, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस वहाँ पर है ही नहीं। बिहार के अंदर बहुत पहले मंडियां खत्म कर दी थी, तो वहाँ का जो किसान है वो आज भी, आप चाहे भारत सरकार 1800 रुपए क्विंटल जो है बेचने, वहाँ का किसान आज भी 900 से 1100 रुपए क्विंटल बेचे, तो उसको बेचारे को तो खेती में कोई लाभ ही नहीं होगा। तो खेती पानी चाहिए उसको, किसानों के लिए शिक्षा चाहिए उसको, जो 6-6 साल में जो है बीए की डिग्री हो रही है वहाँ पर, जो जिस लालू यादव के समय का दिखाया जाता है कि भाई शिक्षा चौपट हो गई, नीतीश जी ने भी उसको कंटिन्यू रखा, वो शिक्षा में बदलाव हुआ है। हेल्थ सिस्टम में आपको देख ही रहे कितना, देखिए होता क्या है, हमारी जो जनता है, हम सब हमारे एक्सपेक्टेशन ऑलवेज बढ़ते चले जाते हैं। पहले 5 साल में नीतीश जी ने जो बिल्कुल हॉस्पिटल बंद थे, एक दवाइयां नहीं मिलती थी, वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स बैठने लग गए, कोई निश्चित मतलब 5, 10 या 20 या 25 दवाइयां जो थी कि ये तो आपको मिल ही जाएंगी सरकारी अस्पतालों से, लेकिन जनता उससे आगे आगे बढ़ना चाहिए। 15 साल आप एक ही बात नहीं कह सकते, सड़कें बनी, लेकिन सड़कों से भी तो आगे जाना है। देखिए आप देखेंगे जब आप बात करने जाते हैं, जैसे आप लोग भी गए या अन्य चैनल्स वाले, हाँ वक्त भी बहुत हो चुका है, खाने का तो चाहिए ना, रोड ठीक है आपने रोड बना दिया, 10 साल पुरानी बात हो गई ना, नया बिजली ठीक है, बिजली आ रही है अच्छी, तो अभी खाना चाहिए ना, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। और जिस तरह की शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बिहार के अंदर, जिस तरीके से हुई, इतना डिफरेंस हो जाता है। इन्होंने जो प्रोफेसर की नियुक्ति करी है बहुत साफ सुथरी नियुक्ति हुई, लेकिन उसी जगह पर जो स्कूल टीचर की नियुक्ति हुई अजीब तरह से वो ग्राम पंचायतों को दे दिया गया नियुक्ति करने के लिए, और बड़ी उस तरह से हुई, तो वहाँ पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। और स्कूली शिक्षा सबसे जरूरी चीज है, एक मुद्दे नहीं है, बहुत सारे मुद्दे, नाराजगी और आशा, दूसरी तरफ एक युवा है जो कह रहा है कि मैं आपकी आशा पूरी करूंगा। तो इसलिए बड़ी से जनता जो है तेजस्वी की गई है, क्या होगा वो हम सब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं,
देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, उसी से मैं ये बातें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बारीकी से बताया, क्योंकि वक्त भी मुझे लगता है बहुत हो चुका है। तो मेहमानों का शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यूज से थे, सर जो सीनियर एडिटर रह चुके हैं। इन सभी सवालों के जवाब बारीकी से कहना है कि जिस तरीके से बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव की लहर है, वो कहीं न कहीं वो सत्ता परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की तरफ जो वो बढ़ रहा है। आप दोनों में खास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।